नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 33वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों को, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए या अभिनेताओं के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर पूछा जाए यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। तो यह विशिष्ट कोच के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर और कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर है। और श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्वे देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यदि बात आए उगते सूर्य का देश, तो उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। और जापान की राजधानी क्या? जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। और नॉर्वे की राजधानी क्या होगी? नॉर्वे की राजधानी होगी ओस्लो। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, न्याय सूत्र या सामवेद। तो कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हॉटलाइन क्या है? एक विद्युत तार, एक दूरसंचार कड़ी, हार्ड डिस्क या मॉडेम। तो क्या है हॉटलाइन? एक दूरसंचार कड़ी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, कनाडा, स्पेन या USA। तो किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। इसके अलावा USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? USA का राष्ट्रीय खेल आपका है बेसबॉल। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल वर्तमान में क्रिकेट है। सर्वप्रथम 1867 में कनाडा ने अपने राष्ट्रीय खेल के रूप में क्रिकेट को अपनाया था, परंतु बीच में बेसबॉल को राष्ट्रीय खेल बनाया था। और वर्तमान में पुनः क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल बना लिया। और कनाडा का वर्तमान में राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या? जापान और अमेरिका दोनों का ही राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहार, असम, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य का परंपरागत नृत्य है बिहू? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पर असम का परंपरागत नृत्य है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? जेम्स, टेम्स, हेम्स या थेम्स। तो किस नदी के किनारे स्थित है लंदन? लंदन क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है। और ये टेम्स नदी या थेम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी किताब में दोनों ऑप्शन दिया गया है, परंतु एक ही रूप है दोनों का। टेम्स को ही हम क्या बोलते हैं? थेम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही माना। आपकी किताब में थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? दूरी, दिशा, लंबाई या उपरोक्त सभी। तो नक्शे की सहायता से हम दूरी भी जान सकते हैं, दिशा भी जान सकते हैं और लंबाई भी जान सकते हैं। ये सभी खोजने में प्रयोग किया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है या राष्ट्रपति होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। परंतु रक्षा व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है? रक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी आपके मंत्रिमंडल की होती है। किसकी होती है? मंत्रिमंडल की होती है। और संसद में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और सबसे गहरी झील या विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वह है कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी है। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र करवाया था? ठीक है, गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र करवाया था? पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार कब हुआ था? सर्वप्रथम यह बात जानने के लिए हम देखेंगे कि 1510 में पुर्तगाली सम्राट अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अपना अधिकार जमाया था। और उस समय गोवा किस क्षेत्र में आता था? उस समय गोवा बीजापुर के अधिकार क्षेत्र में आता था। और बीजापुर का राजा था उस समय यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था।
और जिसे स्वतंत्र कब करवाया गया था? भारत की स्वतंत्रता के बाद 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन, थेम्स, वोल्गा या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जिसे सूरा व सुंदरियों का देश कहा जाता है। और चैंपियन शराब का जहां पर उत्पादन होता है वो शहर पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। और भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है। नेशनल बोटनिकल गार्ड किस शहर में स्थित है? लखनऊ, रेवा, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान या नेशनल बोटनिकल गार्डन है, किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। H1N1 क्या है? खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या इनमें से कोई नहीं। तो H1N1 एक वायरस है जिससे कौन सा रोग होता है? स्वाइन फ्लू रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। H1N1 क्या होगा? एक स्वाइन फ्लू है। तो ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पर दिया गया कि एल्यूमिनियम का मुख्य एसक कौन सा? बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्सीसाइट या गलेना। तो क्या होगा एल्यूमिनियम का मुख्य एसक? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बॉक्साइट होगा। हास्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। और रासायनिक नाम की बात करें तो वो कौन सी होगी? नाइट्रस ऑक्साइड होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। कौन सा स्तनपायी अंडे देता? चमगादड़, कंगारू, चिड़िया या डक बर्ड प्लेटिपस। ठीक है, तो एक प्लेटिपस पक्षी है जिसे बत्तख मुंह या डक बर्ड कहा जाता है। यह पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह स्तनपायी है और अंडे देता है, अंडे द्वारा बच्चे उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? रेडोरस से, उत्तक विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन या सर्जरी और रोगों की जांच। तो लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? सर्जरी और रोगों की जांच से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस। तो किसी भी पदार्थ की सर्वप्रथम हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, गैस और द्रव्य, या जिसे हम तरल बोलते हैं। परंतु चौथी और पांचवी अवस्था, और चौथी अवस्था कौन सी मानी जाती है? प्लाज्मा को चतुर्थ अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। और पांचवी अवस्था एक वैज्ञानिक के नाम पर है जिसे कहते हैं BEC, अर्थात इसका पूरा नाम होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह क्या? द्रव्य की पांचवी अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CM या NPK। तो कौन सा होगा इनमें से मिश्रित उर्वरक? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। NPK एक मिश्रित उर्वरक है। गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है गाय का दूध? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गाय का दूध विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। और गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैसीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? यकृत, फेफड़ा, पेट या आंत। तो टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। किस दांत के 3 जड़ें होती है? मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर या कैनाइन। तो किस दांत के 3 जड़ें होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मोलर, या जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चौर्णक बोलते हैं। चौर्णक दांतों की जड़ें 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। किसके पाचन में लार मदद करती है? प्रोटीन, वसा, रेशा या स्टार्च। तो स्टार्च या मंड के पाचन में लार मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? आइरिस के स्थान बदलने से, कमजोर मांसपेशी से, आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन या रेटिना में कमजोरी के कारण। तो निकट दृष्टि दोष किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष के रोगियों को किस प्रकार के लेंस का ऐनक दिया जाता है, चश्मा दिया जाता है? तो यह अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? सॉरी, अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ठीक है। और दूरदृष्टि दोष के रोगियों को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो उसे उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम, 1200 ग्राम, 1250 ग्राम या 1500 ग्राम।
तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है। आपकी किताब में 1400 ग्राम नहीं दिया गया है, तो 1400 ग्राम के समकक्ष जो भी उत्तर दिया गया है वो सही होगा। तो आपकी किताब में 1500 ग्राम दिया गया है, तो ये 1500 ग्राम सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और एक महिला के, ये मानव पुरुष का मस्तिष्क का होता है, महिला के मस्तिष्क का उससे कम होता है। यदि महिला का नाम आता है यहाँ पर तो वहाँ पर राइट आंसर होता है 1250 ग्राम, ठीक है। और पुरुष का या मानव मस्तिष्क सीधा पूछे तो 1400 ग्राम होता है लगभग। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? ठीक है, प्लेग, टाइफाइड, तपेदिक या हैजा। तो कौन सा रोग हवा के कारण फैलता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तपेदिक रोग हवा से फैलता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी भाप के रूप में उबलने लगता है। तो अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। तो यह थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। बराबर कितना दिया गया? क्षेत्रफल दिया गया 12,500। तो लंबाई हमारे पास दी गई है, कितनी दी गई है? 125 दी गई है। तो चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये लंबाई इस और चौड़ाई के गुणा में पक्षांतरण करेंगे, क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगी। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 12,500 में भाग देना है हमें, किसका देना है? 125 का देना है, ठीक है। 125 से 125 कितनी बार? एक बार कैंसिल, तो कितनी आएगी? इसकी चौड़ाई आएगी 100 मीटर। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 100 मीटर होगी, और लंबाई 125 मीटर होगी। दोनों गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 12,500 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10, 20 अक्ष और 40 समानुपात में है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यह बोल रहा है कि 10:20 समानुपात अक्ष अनुपात 40 इस प्रकार होगा समानुपात में। तो समानुपात में हम क्या करते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। आंतरिक पद कौन से? 20 और अक्ष। 20 और अक्ष का गुणनफल क्या हो जाएगा? 20 अक्ष। और बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 10 और 40। तो कितना हो जाएगा? 10 × 40 कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। 20 अक्ष बराबर 400, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट देंगे, और 20 से 40 कितनी बार कटेगा? 20 से 40 कटेगा, 20 से 40 कटेगा कितनी बार? 20 बार ही कटेगा, सॉरी 2 से 40 20 बार ही कटेगा। तो अक्ष का मान भी कितना आएगा? 20 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को क्या वार होगा? तो देखिए, एक साधारण वर्ष में क्या होता है? एक दिन का अंतर होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, ठीक है। साधारण वर्ष के 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को भी वही वार होगा, ठीक है। तो साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक दिन जोड़ते हैं, क्योंकि 31 के बाद में 1 तारीख आती है और एक दिन जोड़ते हैं, 1 और 31। परंतु लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर में एक दिन का अंतर होता है। तो जैसे ही हम अगले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? 2 दिन जोड़ते हैं। तो अब हमें देखना 2004 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2004, तो 2004 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो क्या ये लीप वर्ष है। तो 10 जनवरी को जो बार था, तो 10 जनवरी 2005 को क्या बार होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे, क्या होगा? बुधवार और गुरुवार। तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा बार होगा? गुरुवार होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करनी, ठीक है। चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी दी गई है? 12 किलोमीटर, और समय कितना? 1, ठीक है। मीटर प्रति मिनट में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलते तो हम क्या करते हैं? सीधे 5/18 से गुणा कर लेते, क्योंकि 1000/3600 को हमने काट कर सरल कर रखा 5/18। परंतु हमें क्या पूछ रहा है? मिनट में पूछ रहा है। तो मिनट में हम 3600 से तो नहीं कर सकते, परंतु 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो 60 से कर सकते हैं, ठीक है। 1000 बटे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इन्हें काट कर सरल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 100/6, 6 से 12 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 200 मीटर प्रति मिनट आएगी उसकी चाल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसके बराबर होगी? ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम क्या करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम करते हैं 1000/3600 से गुणा करते हैं, ठीक है। 1000/3600 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 1000/3600
मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड, या जिसे हम 5/18 भी बोलते हैं सरल करके। परंतु आपके ऑप्शनों में सरल नहीं किया गया, डायरेक्ट 1000/3600 ऑप्शन में दिया गया है, तो 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। ₹4 प्रति दर्जन के हिसाब से 18 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया गया ₹4 एक केले का मूल्य नहीं दिया गया, एक दर्जन का दिया गया। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। जब 12 केलों का मूल्य ₹4 तो एक केले का मूल्य कितना होगा? 4/12। और 18 केलों का मूल्य कितना होगा? 18 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, यह कितना 6 से 3 बार कट रहा है, ये 6 से 2 बार कट रहा है। ठीक है, 2 से 4 कितने? 2 बार। 2 को 3 से गुणा किया कितना आएगा? 2 दूनी 6। तो 18 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिनों में करते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे? देखिए, 12 आदमी हो या चाहे 18 औरतें हो, इसका कहने का मतलब है कि 12 आदमी 18 औरतों के बराबर काम करता है तो 14 दिन में करता है। ठीक है, 12 आदमी 18 औरतों के बराबर काम करता है, तो एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करता है? तो एक आदमी बराबर हो जाएगा 18/12, अर्थात एक आदमी करेगा आपके 3/2 औरतों के बराबर काम। तो आगे वाले में भी 8 आदमी और 16 औरतें। अब इनमें दोनों, इसमें केवल एक का चयन किया था, इनमें दोनों 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिनों में? तो इन आदमियों को भी हम औरतों में बदल लेते हैं, क्योंकि एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करता है? 3/2 औरतों के बराबर काम करता है। तो 8 आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करेंगे? 3/2 से गुणा करवा लेंगे। 2 से 4 कितनी बार कटेंगे? सॉरी, 2 से 8 4 बार कटेंगे, और 4 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा? तो 12 औरतों के बराबर। तो यहाँ पर हम 8 आदमी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 12 आदमी और 12 औरतें और 16 औरतें कितने दिनों में करेगी? तो 12 और 16 कितनी हो जाएगी? 28 औरतें। तो यहाँ पर 18 औरतें एक काम को कर रही है 14 दिनों में, 18 औरतें एक काम को 14 दिनों में कर रही है। तो आगे यही पूछा है कि 12 और 16 कितनी हो जाएगी? 28 औरतें कितने दिनों में करेगी। ठीक है, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, 2 से 18 कितनी बार कटेंगे? 9, 9 एकम 9। तो कितने दिनों में करेगी ये? 16 औरतें या 8 आदमी 9 दिनों में ये काम को पूर्ण करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60 और 70 है, तो औसत लंबाई ज्ञात करो। तो औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा संख्या। तो योग करना 30 + 40 + 50 + 60 + 70, यह हो जाएगा इनका योग। बट्टे कितने छात्र है? 5 छात्र है। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 कितने होते हैं? 12 और 6 18 और 7 कितने होते हैं? 25। 250/5। ठीक है, 5 पंजे कितने होते हैं? 25 होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 50। इनका औसत कितना आएगा? 50 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, औसत लंबाई 50 होगी। लंबाई दी गई ना, कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो इसके लिए एक सूत्र बताया था कि समय के लिए बताया था कि समय बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है हमारे पास n-1/r बराबर इंटू कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, जहाँ पर r क्या होती है? उसकी दर होती है। परंतु हमें क्या पूछ रहा है? ये दर तो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? n कितना हो जाए? दुगुना हो रहा है, तो 2 - 1/r इंटू 100 बराबर समय दिया गया 8। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 100/r बराबर दिया गया 8। 8 के r में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वज्र गुणा करवा दो। ठीक है, तो 8r बराबर कितने हो रही है? 100 हो रही है। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 100/8। ठीक है, 100 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.5 आएगा। तो दर कितनी होगी? 12.5% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक खिलौना 1000 में खरीदता है और उसे 1500 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हो रहा है? 1000 में खरीदा और 1500 में बेचा, तो सीधी सी बात है 500 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना, कितने में खरीदेगा? वो 1000 में खरीदेगा। ठीक है, गुणा किससे करवाना? 100 से गुणा करवाना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो कितने आएगा? 50% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। 3 घंटे 45 मिनट बराबर कितने सेकंड होगी? देखिए, सर्वप्रथम तो यह मिनट दी गई है, तो सभी को हम मिनट में बदल सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे में कितने मिनट होती है? 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 3 घंटे में कितनी होगी? 60 × 3, और 60 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा? 180 मिनट। 180 मिनट, और ये दिया गया 45 मिनट, तो 180 और 45 कितने हो गए? 225 मिनट है। अब हमारे पास कुल मिनट कितनी है? 225 मिनट है, और हमें बदलना कि इसमें सेकंड में बदलना। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। तो 225 को भी हमें गुणा करना किससे? 60 से करना। 0 के 0 उतार देंगे। ठीक है, 6 को 5 से गुणा किया, 6 पंजे 30,
छः को दो से किया 12 और तीन हासिल वाले कितने हो गए 15। छः को दो से किया 13 और एक हासिल वाला कितना, सॉरी 12 और एक कितना हो गया 13। तो कितने सेकंड होंगे 13,500 सेकंड होंगे 3 घंटे और 45 मिनट में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 140 का 30% बराबर 840 का अक्ष प्रतिशत है। तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 140 का 30% है, वो पूछ रहा है कि 840 का कितना प्रतिशत हो रहा है, यानी अक्ष प्रतिशत हो रहा है, तो अक्ष का मान ज्ञात। तो 140 का 30% कितना होगा 140 इंटू 30/100। 0 से 0, इस 0 से ये 0, 14 को 3 से किया कितना होगा 42। तो यह 42 पूछ रहा है कि यह 42 840 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 42 क्या 840 का कितना प्रतिशत है। तो 42/840, पहले तो प्रतिशत दिया गया तो सीधा हमने 140 से गुणा करवा लिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है 840 का भाग देना और गुणा किससे करवाना, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करवाते। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, 42 से कम 42 से ये कितनी बार कट रहा 2 बार, 2 से 10 कितनी बार कटेंगे 5 बार। तो ये कितना प्रतिशत है 840 का 42 कितना प्रतिशत है 5% है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है 140 का 30% और 840 का 5% बराबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कितना प्रतिशत बराबर है 5% बराबर है। निम्न में से किसका मान 6/20 के बराबर है। जब भिन्न में दी गई है और प्रतिशत पूछा तो हमें सीधा 100 से गुणा करवा देना। 6/20 इंटू क्या करना है हमें गुणा करवाना 100 से। ठीक है, 0 से 0, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, 5 को 6 से गुणा किया कितना आएगा 30। तो 30% के बराबर है 6/20। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। गुणनखंड के अनुसार 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि गुणनखंड विधि से करो या उस विधि से करो। ठीक है, आपको उत्तर निकालना जो आपको सबसे आसान विधि लगे, जिसमें सबसे कम समय लगे, उसी का आपको उपयोग करना, न कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि का। ठीक है, हाँ हो सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि आपको विधि कोई नहीं पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से सर्वप्रथम हम 4096 के गुण अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें 2-2 के जोड़े बनाएंगे, उस प्रकार अधिक समय बर्बाद होगा। अब वर्गमूल के लिए सीधा सा तरीका 4096 के वर्गमूल निकालने। 6 को देखना किसका इकाई का अंक होता है, एक तो 4 का 16 होता है, 6 का 36 होता है। ठीक है, एक अंक छोड़ना और 40 किसके समकालीन है यही देखना। 6 का कितना होता है 36 होता है, 7 का 49, 40 से ज़्यादा होता है तो या तो 64 का होगा या 66 का होगा। इसके लिए क्या करते हैं 65 का निकालते हैं। 5 का कितना 25, 6 को 1 अधिक 7 से गुणा किया तो कितना होगा 6 7 42। तो 42/25 होता है, 42/25 से 4096 में कम है तो ये किसका होगा 64 का होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और यदि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करोगे तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा, फिर उसमें 2-2 के जोड़े बनाने होंगे और अंत में उनमें से एक एक अंक उठाकर गुणा करके 64 निकालना होगा। ठीक है, तो यह अत्यधिक समय का बर्बादी है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप चाहे किसी विधि से करो, आपको उत्तर 64 निकालने। ठीक है, आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा कि गुणनखंड विधि से करना है या उस विधि से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। तो लघुत्तम समापवर्ती के लिए हमें देखना दिया कि 3 और 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है। ठीक है, तो एक बार उतार देंगे तो दोनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, परंतु 2 और 7 एक अभाज्य संख्या जो दोनों में अलग अलग है तो दोनों उतारनी पड़ेगी। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। पहले पूरी संख्या पहले वाली उतार ली। अब इसमें से क्या हो गया 3 काउंट हो गया, यहाँ पर 5 भी काउंट हो गया, 7 नहीं हुआ तो 7 को कर लो। ठीक है, तो 2 × 3 × 5 × 7 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यह थे गणित के आज के पूरे 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया 17, 21, 23, 27, 29, 33, 39 आगे की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले 17 और 21 में कितने का अंतर है 4 का अंतर है, फिर 21 और 2 का अंतर है। ठीक है, इससे आधे का अंतर है। 23 और 27 में 4 का अंतर है, फिर 27 और 29 में 2 का अंतर है, 29 और 33 में 4 का अंतर है। अब आगे देखिए इस हिसाब से सीरीज चले तो कितने का अंतर होना चाहिए 2 का अंतर होना चाहिए, परंतु आगे सीधा 33 और 39 में सीधा 6 का अंतर है। तो क्या यह सीरीज क्या बोल रही है कि पहले वाली संख्या से आगे वाली में आधे का अंतर होना चाहिए, यानी पहले 4 का था तो फिर 2 का था, अब 6 का है तो आगे वाले में कितने का अंतर होना चाहिए 6 से आधा 3 का अंतर होना चाहिए। तो 39 और 3 कितने होते हैं 39 और 3 होते हैं 42। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छाता, धूप तो ओजोन के लिए क्या हो। देखिए छाता हमें क्या किससे सुरक्षा प्रदान करता है, धूप से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ओजोन किससे सुरक्षा प्रदान करती है, ओजोन के बारे में बार बार बताया गया कि ओजोन पृथ्वी के ऊपर एक परत के रूप में कार्य करती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवाल का जवाब देना होगा कि ओजोन को कौन सी गैस नष्ट करती है। ठीक है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस का नाम बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में फार्मर के लिए एक शब्द यूज किया गया, ये वाला, ठीक है, तो उसी रूप में आगे एक शब्द दिया गया और उसके लिए कौन सा शब्द होगा। ठीक है, तो फार्मर को किस प्रकार लिखा गया, FARMER, तो इसे लिखा गया REMRAF। देखिए इसे यहाँ पर से पढ़िए FARMER, यानी इसका उल्टा लिखा गया। तो आगे वाले को भी हमें क्या करना, उल्टा लिखना। तो इधर से शुरू करना LELVIG। ठीक है, यहाँ पर ए था जो कि मिस प्रिंटिंग के कारण लिखा नहीं गया। तो LELAVIG, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि बी की माता ए की माता की पुत्री, ए की माता की पुत्री क्या हो जाएगी, ए की बहन हो जाएगी। तो इसका कहने का सीधा मतलब ये है कि बी की माता ए की बहन है। तो ए का बी से क्या नाता हो गया, ए की बहन है, तो ए क्या हो जाएगा, बी का मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ए का बी से क्या नाता होगा, ए बी का क्या होगा, मामा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है और चलती रहती है, तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। इस क्षण वह किस दिशा की ओर। देखिए इसका कहने का मतलब उदित होते सूर्य की ओर पीठ करे, तो सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है, इस तरफ। तो यह क्या कर रही है, इसकी ओर पीठ कर रही है, तो इसका मुंह किस ओर हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मुंह, यह पश्चिम में मुंह करके चलती है। और ये क्या बोल रही है कि पश्चिम में मुंह करके चल रही है और कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है। तो ये इस तरफ पश्चिम में मुंह करके चलती है और ये क्या बोल रही है कि बाएं घूम जाती है, यानी इस ओर घूम जाती है। इस ओर कौन सी दिशा, दक्षिण में घूम जाती है। ठीक है, दक्षिण में घूम जाती है और चलती रहती है। थोड़ी देर बाद वह दाएं घूमती है, मतलब दक्षिण से पुनः पश्चिम में घूम जाती है, दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूमती है, यानी फिर दक्षिण में घूम जाती है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो अब ये या तो वो दक्षिण की ओर जा रही है या फिर वो किस दिशा की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दक्षिण या पश्चिम की ओर जा रही है। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हम 32 नंबर पेपर के पूरे 34 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।